गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना क्लास 10th का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आया है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है 25-26 का एनुअल टर्म का कोर्स बी का। ठीक है, तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर भी आपको इसी के साथ दे दिया जाएगा, तो दोनों चीज़ें आप लोग देख लेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका पूरा जो रिवीजन है वो सब चीज़ें आपको करा दी गई हैं। एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने एक दूसरा चैनल बनाया है लर्निंग स्टार के नाम से, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रामर वर्क आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे देंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, 80 नंबर का है। 3 घंटे इसकी टाइमिंग रहेगी। तो यहाँ पे आपको दोनों पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसा आएगा और आप कितना तैयार हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपकी इबारत फहमी और शेर फहमी रहती है, यानी यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाता है। ये सीन पैसेज और अनसीन पैसेज दोनों तरह के होते हैं और आपको पढ़ना है और उनसे पूछे गए सवालात के जवाब देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप चाहे तो खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 5 सवाल होंगे, आपको सबके जवाब देने। एक एक नंबर का सवाल रहेगा। यहाँ ये आपका गैर दरसी इक़्तिबास है, यानी आपकी किताब से नहीं लिया गया है। लिखते हैं, किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त और रहनुमा है, यानी सचमुच इंसान का सबसे अच्छा दोस्त किताब है, जो इंसान की रहनुमाई करता है और जो भी सिचुएशन होती है उससे निकलने के तरीक़े भी बताता है। ठीक है, ये ना सिर्फ हमें इल्म फराहम करती है बल्कि हमारे किरदार को भी संवारती है, यानी सिर्फ ये हमें इल्म ही नहीं देती बल्कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। अच्छी किताबें हमें सोचने, समझने और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाती हैं, यानी अगर किताब अच्छी हो तो वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, किताबों के मुताले से इंसान को मुख्तलिफ़ कौमों, मज़हबों और ज़मानों के हालात का इल्म होता है, यानी किताब पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी कौम क्या है ना, कौन से तहज़ीब क्या है, किस ज़माने में क्या हुआ, है ना। हर चीज़ आपको किताब से पता चल जाएगी। वो अपने माजी से सबक हासिल करता और हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी अगर कोई किताब पढ़ेगा तो उसमें माजी के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप क्या है, माजी से सबक हासिल करेंगे। जो गलतियाँ, जो चीज़ें माजी में दोहराई गई हैं, की गई हैं, उनको हम हाल में या मुस्तकबिल में दोहराने से बचेंगे। ठीक है, तो किताबें हमारे लिए बहुत अच्छे दोस्त साबित होती हैं। किताबें इंसान की तन्हाई को मिटा देती हैं, यानी आप अकेले बैठे हैं, किताबों से पढ़िए। आजकल तो आप अकेले होते ही नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आपके हाथ में हर वक्त मोबाइल होता है। ठीक है, ज़हनी सुकून फराहम करती हैं। किताबों से इंसान का दिमाग सुकून लेता है ना, जबकि मोबाइल अगर आप ज़्यादा देर चलाएंगे तो आपका दिमाग थक जाता है। ठीक है, एक अच्छी किताब एक मुखलिस उस्ताद की तरह इंसान की रहनुमाई करती है, यानी एक अच्छी किताब जो है एक अच्छे उस्ताद की तरह होती है जो आपकी रहनुमाई करती है। अफसोस कि आज के दौर में नौजवान तबका किताबों से दूर होता जा रहा है और मोबाइल फ़ोन व इंटरनेट ने उनके तवज्जो क्या कर दी है, बांट दी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही वजह है कि इंसान किताबों से दूर हो गया है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल आ गया है। जो वक्त उसका नहीं कटता था वक्त गुजारी के लिए वो किताबें पढ़ता था, आज वो वक्त गुजारी के लिए मोबाइल चलाता है। लिखते हैं, किताब इंसान की किस चीज़ को संवारती है? तो किसको संवारती है? किरदार को। किताबों के मुताले से इंसान को किस चीज़ का इल्म होता है? तो किस चीज़ का इल्म होता है? तहज़ीबों का। किताबें इंसान की किस कैफियत को मिटा देती हैं? तो किस कैफियत को मिटाती है? तन्हाई को। आगे लिखते हैं, मुताला इंसान को क्या फराहम करता है? तो क्या फराहम करता है? ज़हनी सुकून। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, आज के दौर में नौजवान किस चीज़ से दूर हो गए हैं? तो किससे दूर हो गए हैं?
किताबों से, ठीक है, मोबाइल और इंटरनेट के तो करीब आ गए हैं। ठीक, तो इस तरह से पाँचों आप जवाब दे देंगे। अगर ये पाँचों जवाब आपके सही हैं तो 5 नंबर आपको सीधे मिल गए। आगे चलते हैं। देखिए, जब आपको यहाँ पे या का ऑप्शन मिलता है ना, तो इसका मतलब है या तो आप ऊपर वाला पैराग्राफ करेंगे या फिर आप ये वाला करेंगे। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है तो यहाँ तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही कीजिएगा, राइट। आगे देखिए, यहाँ लिखते हैं ये वाला इक़्तिबास क्या है। वक्त एक ऐसी दौलत है जो सबके पास बराबर मौजूद है, मगर इसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं। इंसान अगर अपने हर लम्हे को कीमती समझे तो ज़िंदगी की राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे वक्त के बारे में बताया है कि वक्त एक ऐसी दौलत है जो अल्लाह पाक ने सबको बराबर दी है। आपके पास भी 24 घंटे हैं एक दिन में, मेरे पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। दुनिया के हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन अब शर्त यह है कि आप उन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग 24 घंटे सो के गुजार देते हैं, कुछ लोग 24 घंटे खेल के गुजार देते हैं, है ना, कुछ लोग अपनी पढ़ाई में लगते हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो इंसान पढ़ाई में लगा हुआ है, जो अपने 24 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है, वो ही आगे जाके कामयाब होगा, ठीक है ना। जो सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वो ही आगे जाके बुलंदियों को छुएगा, ठीक है। अगर इंसान अपने हर लम्हे को कीमती जाने, अगर वो सोचे एक एक मिनट एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती है, तो ख़ुद ब खुद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आज का काम कल और कल का काम परसों पे टालते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़ुद ब खुद मुश्किल होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास काम का अंबार लग जाता है ना। लिखते हैं, वक्त कभी रुकता नहीं, ये बहते दरिया की तरह गुजरता चला जाता है। अगर हम आज का काम कल पर छोड़ दें तो कल के कामों का बोझ बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात जो भी मैंने आपसे कही। क्यों? क्योंकि आज का काम भी कल छोड़ दिया और कल का काम भी है, तो कल दुगना काम हो गया नहीं हो गया, तो इसलिए रोज़ का काम रोज़ कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और इंसान पछतावे में मुब्तला हो जाता है, फिर वही सोचता है काश मैंने ये काम कल ही कर लिया होता तो आज मुझे डबल काम ना करना पड़ता, ठीक है। कामयाब इंसान वही है जो वक्त की रफ्तार के साथ चलता है और हर लम्हे को मुफीद बनाता है, ठीक है। मुफीद मतलब फ़ायदेमंद, जो वक्त के साथ साथ चलता है। अगर आपको सोना है तो 10 से सुबह 6 बजे तक सो जाइए, या रात में 11 से सुबह 6 तक सो जाइए, ठीक है। उसके बाद 6 बजे से स्कूल जाइए, स्कूल से आके लंच करने के बाद अपना सेल्फ स्टडी कीजिए या थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी देर खेलिए जाके, है ना। हर चीज़ को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी आप लोगों का बोर्ड है, आप लोग को तो बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको रेगुलरली फॉलो भी करना चाहिए। आगे आ जाइए। तो देखिए, लिखते हैं, हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर करें, सुस्ती और काहिल से बचें, ठीक है। काहिली मतलब होता है काम चोरी, ठीक है। तो हम सुस्ती से, काम चोरी से, इन सब चीज़ों से बचें और अपनी ज़िंदगी के हर दिन को मकसद के साथ गुजारें, है ना। रात में जब आप सोने लेटते हैं ना, तो तन्हाई में आप ये सोचिए कि आज हमने सारा दिन कितना पढ़ा, हमने अपने वक्त को कैसे गुजारा, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हमारे सर पर खड़े हैं और हमने क्या तैयारी की है, ठीक है। याद रखें, वक्त एक ऐसा ख़जाना है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। ये बिल्कुल हकीकत बात है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुज़र गई वो कभी वापस नहीं आ सकती, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो। जो लोग वक्त को संभाल लेते हैं, दरअसल वो अपनी तकदीर खुद संवारते हैं, ठीक है। यानी जो इंसान वक्त का पाबंद होता है, वक्त का सही इस्तेमाल करता है, वही इंसान आगे जाके कामयाब होता है। लिखते हैं, वक्त को किस चीज़ से तशबीह दी गई है, तो किससे दी गई है? बहते हुए दरिया से। कामयाब इंसान कौन है? तो कौन है जो वक्त की कदर करे, ठीक है। वक्त को संभालने वाला दरअसल क्या करता है? तो वो क्या करता है? जो वक्त को संभालता है तो वो अपनी किस्मत खुद बना लेता है। इंसान को किस चीज़ से बचना चाहिए? तो किस चीज़ से बचना चाहिए? सुस्ती और काहिली से। देखिए, वैसे तो गुरूर और तकब्बुर से भी बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपका इक़्तिबास है आपको उस इक़्तिबास के अकॉर्डिंग अपना जवाब लिखना है, ठीक है। वक्त की बर्बादी से भी इंसान को बचना चाहिए
और गुरूर से भी इंसान को बचना चाहिए। जिस इंसान में गुरूर आ जाता है बस वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इक़्तिबास पढ़ रहे हैं तो इक़्तिबास के हिसाब से हमें जवाब देना है, तो हमारा जवाब सुस्ती और काहिली होगा, ठीक है। इक़्तिबास में वक्त को क्या कहा गया है, तो इसको क्या कहा गया है, एक ख़जाना कहा गया है, ठीक है। वक्त एक दौलत है, एक ख़जाना है, ठीक है, दौलत भी कहा गया है। देखिए यहाँ पे ख़जाना भी कहा गया है, ठीक है, और यहाँ पे दौलत भी कहा गया है, ठीक। तो आप दोनों लिख देंगे, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है ये आपका शेरे इक़्तिबास है, ये भी आपका गैर दरसी है, यानी आपकी किताब से नहीं लिया गया है। आपको इसे पढ़ना है और पूछे गए सवालात के जवाब देने हैं। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बने आदम है मछली से तड़पते, परिंदे उड़ के है पानी में गिरते, चरिंदे भी घबराए से फिरते, ठीक है। आपको पता चल गया यहाँ पे गर्मी की बात हो रही है। गर्मी की वजह से दरो दीवार यानी घर की दरें, दरवाजे, सब चीज़ें, दीवारें, सब चीज़ें क्या है, तप रही हैं बिल्कुल, ठीक है, गर्म हुई पड़ी है। और आदमी जो है यानी जो इंसान है वो मछली की तरह तड़प रहे हैं। जैसे मछलियों को पानी से निकाल दिया जाए तो वो कैसे तड़पेंगी, इसी तरह से परिंदे भी उड़ते हैं और पानी में जा जा गिरते हैं। चरिंदे जो 4 पैरों वाले होते हैं, जो ज़मीन पे चरते रहते हैं, वो भी क्या है, घबराए घबराए फिर रहे हैं। इस सब की वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्मी, ठीक है। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, ठीक है। दरिंदे किसे कहते हैं, जो चीर फाड़ करते हैं, शेर, चीता, इसे दरिंदे कहा जाता है। तो ये जो है क्या हो गए हैं, ये आपके झाड़ियों में छिप गए हैं, मगर डूबे पड़े हैं घड़ियालों में, ठीक है। मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में, ठीक है। मगर मतलब यहाँ पे मगरमच्छ से कहा गया है, ठीक है। वो भी कहाँ है, जो खाड़ी हैं, छोटे मोटी बावलियाँ टाइप की हैं, जो पानी इकट्ठा हुए उसमें वो भी डूबे पड़े हैं। ना पूछो कुछ गरीबों के मकान की, ज़मीन का फर्श है छत आसमान की, ठीक है। यानी गरीबों के मकानों का हाल भी मत पूछो, क्यों, क्योंकि गरीबों के पास मकान ही नहीं है। ज़मीन जो है वो उनके घर का फर्श है और आसमान जो है वो उनके घर की छत है, यानी उनके पास घर ही नहीं है, ठीक है। गर्मी की वजह से बने आदम किस तरह तड़प रहे हैं, तो कैसे तड़प रहे हैं, मछली की तरह। परिंदे उड़कर कहाँ गिर रहे हैं, तो परिंदे उड़कर पानी में गिर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत से घबराए हुए कौन फिरते हैं, तो उनसे घबराए हुए कौन फिर रहे हैं, चरिंद परिंद सभी फिर रहे हैं बहरहाल। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि गर्मी की शिद्दत से घबराए, देखिए यहाँ लिखा है ना, चरिंदे घबराए फिरते हैं, तो कौन फिर रहे हैं, चरिंदे। तो यहाँ पे आप ये लिखिए, चरिंदे कर लीजिए, ठीक है। दरिंदे कहाँ पर छुप गए हैं, तो कहाँ पर छुप गए हैं, झाड़ियों में, ठीक है। दरो दीवार किस वजह से तपते हैं, तो किस वजह से तप रहे हैं, गर्मी की वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिल गया, या तो ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए, ठीक। अब अगर आप ये वाला पैराग्राफ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, और क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप दोनों को ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, ठीक है। या तो आसमान से कोई सितारा उड़ के आ गया है, या महताब कहते हैं चांद, चांद की जो किरणें हैं उनमें जान पड़ गई है, ठीक है। आगे लिखते हैं, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया है, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, ठीक है। यानी जो वतन में गुम गया था वो गुर्बत में यानी दूसरे वतन में जाकर क्या हो गया है, चमक उठा है, ठीक है। तुमका कोई गिरा है महताब की क़बा का ज़र्रा है, या नुमाया सूरज की पैराहन में। हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खिलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत, ठीक है, ये जुल्मत होगा, जुल्मत भी रोशनी भी, जुल्मत मतलब अंधेरा, ठीक है। निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, ठीक है। गहन मतलब जो चंद्र ग्रहण पड़ता है उसको कह रहे हैं।
अब देखिए यहाँ लिखा है आसमान से उड़कर कौन आया, तो कौन आया, सितारा। भी आपको इसकी तशरीह समझने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। दिन का सफ़ीर किसकी सल्तनत में दाखिल हो गया है, तो किसकी सल्तनत में हो गया है, शबरात की। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखते हैं जुगनू, ठीक है, गुमनाम कहाँ पर था, तो कहाँ पर था, वतन में गुमनाम था, गुर्बत में जाकर चमक गया। ठीक है, कुदरत जुगनू को खिलवत से कहाँ ले गई है, तो कहाँ ले गई है जुगनू को कुदरत खिलवत से, अंजुमन में। ठीक है, कहाँ ले गई है, अंजुमन में। देखिए यहाँ लिखा है ना। आगे लिखा है जुल्मत का मुतजाद क्या होता है, जुल्मत का होता है रोशनी। जुल्मत मतलब अंधेरा। ठीक है, यहाँ देखिए जुल्मत भी रोशनी भी, तो जुल्मत मतलब अंधेरा, रोशनी मतलब रोशनी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आप जवाब देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, चाहे ऊपर वाले के आप 5 सवाल अटैम्प्ट कर लीजिए या फिर नीचे वाले के। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका दरसी इक़्तिबास है, आपकी किताब से ही लिया गया है और आपने पढ़ लिया होगा, ये इंटरनेट वाले से, इंटरनेट वाला जो चैप्टर है उसी से ही लिया गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ते का ये तरीक़ा ईमेल कहलाता है। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर राब्ते का नहायत ही आसान तरीक़ा बहुत कम खर्च पर मुहैया करा दिया है। ठीक है, अब आप सब ईमेल के बारे में जानते हैं, मुझे इसे एक्सप्लेन करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं चूँकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दीगर ज़मीन इंतज़ामात करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही है। तो पहले जो था ईमेल वगैरह कंप्यूटर्स में ही होती थी, अब क्या है, अब आपके मोबाइल में भी ईमेल आ गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कहीं तार बिछाने की या कोई और सिग्नल वगैरह लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस सैटेलाइट से अपना काम चलता रहता है। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो है आपकी क्या है, मोमेंडम। ठीक है, और दूसरी क्या है, टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरे क्या है, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो आपका क्या करेगा, सरोज़ मुहैया करवाएगा। ठीक है, अब जो आपका मोमेंडम है ये क्या है, ये एक आला है जो कंप्यूटर के अदाद और शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। यानी किस में तब्दील कर देता है, जो भी आप बात करते हैं उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है और फिर बाद में जहाँ पे वो मैसेज डिलीवर होता है वहाँ पे वो डिकोड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको। खैर आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है जेल में से किसके ज़रिए हम दुनिया में किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, तो किसके ज़रिए कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। आगे देखिए इंटरनेट के ज़रिए रब्ता करने के तरीक़े क्या क्या हैं, तो क्या क्या हैं, बहुत सारे हैं। जो मेन है वो क्या है, आपका ईमेल। ठीक है, लिखते हैं एक मेल की सहूलियत, अच्छा ये ईमेल लिखना चाह रहे होंगे। ठीक है, ईमेल की सहूलियत किसके मुकाबले में ज़्यादातर और कम खर्चीली है और दस्तयाब है। ठीक है, तो किसके उस मुकाबले में, बाकी आपके जो टेलीफोन है, मोबाइल है ना, यहाँ देखिए मोबाइल ही लिखा हुआ है तो आप मोबाइल को ही जवाब में देंगे, क्योंकि मैं अभी आपसे पहले भी बता चुकी हूँ आपको अपना जवाब जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देना है। ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अभी आपने पढ़ा 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अदाद व शुमार को ख़ास इशारों में तब्दील करने वाले आले को क्या कहा जाता है, ठीक है, मॉडर्न कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया शेरी इक़्तिबास, ये आपकी किताब से लिया गया है। देखिए जो आपके गैर दरसी इक़्तिबास थे, चाहे वो शेरी हो या नसरी, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको ऑप्शन दिया गया था, दोनों में से कोई एक करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऑप्शन दिया गया था, दोनों में से कोई एक करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों आपके दरसी इक़्तिबास यानी आपके बुक से लिए गए हैं, तो इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, वही आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बम घरों पे गिरे के सरहदों पर रूह तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जले
देखिए चले लिख दिया, जले होगा, जीम होगा, जले या के गैरों के जी इस फाकों से तिल मिलाती है। ठीक है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। ठीक है। तो ये तो हम लोग कई मर्तबा पढ़ चुके हैं। ए शरीफ इंसानों, ये आपकी नज़्म है। ठीक है। तो पहला ही सवाल है कि इस अशार जो आपको दिए गए इनका ताल्लुक़ कौन से सनफ़ से है, तो नज़्म से है। ठीक है। इसको लिखने वाले कौन हैं। ठीक है। तो इसके लिखने वाले साहिल लुधियानवी हैं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जीस्त, जीस्त के क्या माने हैं। जीस्त माने होता है ज़िंदगी। ज़िंदगी किस पर रोती है, तो ज़िंदगी मैयतों पर रोती है। ठीक है। जंग क्या है, जंग खुद एक मसला है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। अब हम कवायद पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, इन पे मज़ामीन लिखने हैं। तो मजहबी त्यौहार, पसंदीदा शख्सियत या स्कूल का सालाना जलसा या तारीख़ी मकामात की सैर, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी हैं। सनराइज स्टडी पर भी हैं, लर्निंग स्टार पर भी हैं, दोनों आप चैनल जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही मैंने आपको कराए हैं। और इसके अलावा आपको बताया भी है कि अगर आपको 2-4 ऐसे एक साथ याद रखने हैं तो उसकी क्या ट्रिक हो सकती है, कैसे आप ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन है या जो आपके ख़त हैं, इनको कैसे करना है ये भी मैंने आपको तरीक़े समझाए हैं, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के हालात ज़िंदगी पर आपको नोट लिखने हैं या फिर दरसी किताब में दिए गए सबक कॉल का पास, ठीक है, या फिर रज़िया सुल्तान, 2 सबक आपको दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का खुलासा करना है। तो यानी आपके पास 3 सवालात हो गए, तीनों में से किसी एक का जवाब देना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। या तो कॉल के पास का तज्जिया कर दीजिए, खुलासा कर दीजिए, या फिर रज़िया सुल्तान वाला जो सबक है उसका आप खुलासा कर दीजिए। खुलासा बेसिकली होता है कि आपने उस सबक से क्या सीखा, आपने जो सबक में पढ़ा है उसकी समरी आपको बतानी है। ठीक है। नहीं तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की ज़िंदगी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे कोई अदीब हो, चाहे कोई शोरा हो, सब काबिल थे, सब पढ़ने के शौकीन थे, सबको उर्दू, फ़ारसी, अरबी आती थी, है ना। लेकिन जो याद रखने की चीज़ें हैं वो हैं कि वो कब और कब कहाँ पैदा हुए, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है आपको, DOB, है ना। डेट ऑफ डेथ यानी कब मरे ये आपको याद रखनी है। ठीक है। उनकी बुक्स क्या क्या हैं, उन्होंने किताबें क्या लिखी, उर्दू में क्या खिदमत अंजाम दी, आपको ये याद रखना है। ये सबकी अपनी अपनी होगी। बाकी जब आप लिखने बैठेंगे तो बाकी चीज़ों को आप सेम सेम तहरीर कर सकते हैं कि बहुत काबिल थे, पढ़ने के शौकीन थे, बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, 5 नंबर का है। पहला यहाँ लिखा है कि या तो आपको क्या करना है, अल्लामा इकबाल पर लिखना है या फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ पर। दोनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। अगर इन दोनों पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप हमद या फिर कदम बढ़ाओ दोस्तों, इनमें से भी किसी एक पर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर अल्लामा इकबाल पर लिखना चाहें तो आपको ये बताना है कब और कहाँ पैदा हुए, उन्होंने उर्दू की शायरी में क्या स्पेशल किया। ठीक है। या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो सेम आपको यही करना है कि उनकी शायरी बाकी सबसे क्यों अलग थी। ठीक है। और अगर आप इन दो को नहीं करना चाहते तो आप इन दोनों में से किसी एक का पैगाम लिख लीजिए कि शायर इसमें हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है, हमद में क्या पैगाम देना चाह रहा है। और अगर हमद का नहीं पता तो कदम बढ़ाओ दोस्तों में क्या देना चाह रहा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सवाल एक है, सवाल नंबर 8, लेकिन आपके पास ऑप्शन 4 हैं, चारों में से कोई भी एक आपको करना है। ओके, आगे आ जाइए। अब यहाँ बिल्कुल बेसिक ग्रामर शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिए आपके 8 सवाल हैं, मतलब 8 के जवाब देने मेरे ख्याल में 10 या 12 सवाल होंगे, सब 2-2 नंबर के रहेंगे। पहला देखिए लिखा है अहमद अगले माह स्पेन जाएगा। तो अगले माह जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये क्या है, मुस्तकबिल। ठीक है। सुनहरी मस्जिद कौन सा इसम है, तो सुनहरी मस्जिद बाकायदा एक मस्जिद है। ठीक है, एक जगह है। ठीक है। तो इसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। कभी किसी जगह का, किसी वक्त का नाम हो तो उसे क्या कहा जाता है, इसमें ज़र्फ़। और वैसे इसे इसमें मार्फा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ख़ास है। ठीक है।
आगे आ जाइए। वो फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फेले मारूफ। ठीक है, मारफा लिख दिया है यहाँ पे, मारूफ कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे लिखते हैं जुमले के ख़त्म पर इस्तेमाल होने वाली कौन सी अलामत होती है? तो ये होती है ख़ात्मा वाली। ठीक है, इस तरह से लगती है। आगे आ जाइए। जदीद का मुतज़ाद क्या होगा? जदीद कहते हैं मॉडर्न को, तो इसका मुतज़ाद हो जाएगा कदीम। कदीम मतलब पुराने ज़माने का। ठीक है, मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा। देखिए लिखते हैं लफ्ज़ कौम की जमा क्या होगा? तो कौम की जमा क्या होगी? अक़वाम। ठीक है, लफ्ज़ शानदार में दार क्या है? तो दार पीछे लगा हुआ है, तो पीछे लगने वाला लाहिक़ा होता है, आगे लगने वाला साबका होता है। बकरी का मुज़क्कर क्या होगा? मुज़क्कर मतलब होता है उसका मेल वर्जन, तो बकरा। ठीक है, इत्तेहाद का दुरुस्त मुतरादिफ क्या होगा? ठीक है, इत्तेहाद मतलब होता है मिलजुल कर रहना, यानी कि इत्तिफाक। ठीक है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। खून खौलना, फूले न समाना, चार चांद लगना, दिल बाग बाग होना। ठीक है, तो ये आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार आप लोग ने किए, इसमें तो कोई बड़ा टास्क नहीं है। ये जितना भी ग्रामर वर्क होता है हमेशा याद रखिए कि ये आपके जो बुक वर्क में ग्रामर वर्क होता है वहीं से लिया जाता है। ठीक है, हिस्सा दाल जो है ये आपके सवालात हैं, आपकी किताब से लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है सारे सवालों के जवाब देने, 2-2 नंबर के रहेंगे। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? हिंद आर्य ज़बानें कौन कौन सी है? लैंशो ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा? तो ये सब मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप लोग वन शूट रिविज़न देख सकते हैं, पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको 1-2 दिन में आपका पूरा वो भी बना के आपको भेज दूँगी एक, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका सारी चीज़ें होंगी। मतलब चैप्टर्स जितने आपके आ रहे हैं वो सब, जो भी ग्रामर वर्क आ रहा है वो सब, सबके लिंक आपको दे दूँगी, एक पूरी लिस्ट टाइप की बना दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही दूँगी क्योंकि कमेंट बॉक्स में इतना लंबा मैसेज नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आप लोग हफ्ता 10 दिन बाद ज़रा इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बाकी अगर पॉसिबल होगा तो हो सकता है आपके टीचर्स भी आपको वो शेयर कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको 2 सवाल हैं 1-1 नंबर के। आलूदगी के क्या मुराद है? आलूदगी मतलब गंदगी, पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं ब्रेल लिपि को इजाद करने वाले का पूरा नाम क्या था? अब आपने पढ़ा है ना ब्रेल लिपि के बारे में। ठीक है, आगे आ जाइए। 2-2 नंबर के 2 सवाल हैं। कोई सूरत नज़र नहीं आती के मिसरे का क्या मतलब? यानी कोई तरकीब कि हम जिससे कुछ कर लें, कोई प्लानिंग कुछ नज़र नहीं आ रही है। शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया फ़ना हो जाने वाली है, एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। 3 सवाल है 1-1 नंबर के। देखिए लिखते हैं नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? मेरे ख्याल में नेकी और बदी है। ठीक है, पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम क्या है? इकबाल है, जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपके निसाब में शामिल जो नज़्म है हमद, वो किसने लिखी है? तो हमद मेरे ख्याल में इस्माइल मेरठी की है। 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करके आप लोग को बता ही देती हूँ। हाँ, तो हमद जो है वो इस्माइल मेरठी की है, मैंने सही आपको बताया है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। नज़ीर अकबर आबादी की जो है वो आपकी नज़्म नेकी और बदी है, बिल्कुल ठीक बताया मैंने। पहाड़ और गिलहरी जो है वो अल्लामा इकबाल साहब की है, तो ये भी मैंने आपको सही बताया है। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें, सारी वीडियोस, ग्रामर, ये वो सब आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर कोई अब टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने अपलोड नहीं किया, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड किया जाए। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर था। अब मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दूँगी, दोनों साथ ही अपलोड किए गए हैं, तो आप प्रैक्टिस पेपर के बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।